दोस्तों नमस्कार, आरती एक न्यूज में आपका स्वागत है। हम हैं इस समय जय कुमार जी के साथ, जो प्रधान पद के लिए चुने गए हैं ग्राम मतानत नगर से, डिस्ट्रिक्ट बागपत। दोस्तों चलो उनसे कुछ विकास के मुद्दों पर बात करेंगे और जनता के दिए हुए प्यार पर भी। सर सबसे पहले तो नमस्कार आपको, और सर बधाई हो प्रधान पद का इलेक्शन जीतने के लिए। इलेक्शन पहला या इससे पहले भी लड़ चुके सर? मैं इससे पहले एक बार चुनाव लड़ा हूँ, इससे पहले वाली योजना में। अच्छा जी। और उसमें हमारी हार होगी। इस बार गांव ने हमें सर्वसम्मति से तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अच्छे वोटों से निर्वाचित किया है। यानी जो गलती थोड़ी पिछली बार की थी, इस बार सुधार कर लिया जनता ने, इसका मतलब कहने का ये है सर? मैं जनता की गलती तो नहीं बताऊंगा जी। जनता का पहले भी प्यार मिला है और अभी जो कमी प्यार में रह गई थी वो पूरी हो गई सर। जी जी सर, जनता ने आपको प्यार दे दिया है, बारी आपकी है उनका प्यार लौटाने की, वो विकास के कार्यों के द्वारा, उनके कामों के द्वारा। तो सर ये आप प्यार लौटा पाएंगे? सबसे पहले वर्ग जो आपको लगता है आपके गांव में होना चाहिए, जिसकी कमी ज्यादा महसूस की जा रही है, वो कौन सा है जो आप करोगे सर? सबसे पहले तो जो लोगों को जो जरूरी होता है जी, 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है जो ग्राउंड पर हो जानी चाहिए। हर आदमी, हर इंसान को 3 ही चीज़ों की आवश्यकता है, वो बेसिक नीड्स होती है इंसान की। रोटी है, कपड़ा है, मकान है। जी सर। रोटी के लिए तो गवर्नमेंट बहुत अपनी तरफ से वैसे भी बहुत सारा काम कर रही है। कोरोना काल चला हुआ है, लोग बीमारी से जूझ रहे हैं। जी सर। इसलिए पिछले 1 साल से गवर्नमेंट, 1.5 साल से गवर्नमेंट फ्री राशन दे रही है। मेरा प्रयास होगा उन लोगों को जिन्हें जरूरत है, उनके हर घर तक उनका राशन पहुंचे, और मेरा प्रयास भी है और मैं लगा हुआ भी हूं। अभी तक मैंने मेरी 18 जून को शपथ हुई है जी। उससे पहले गांव में मेंबर्स पूरे नहीं थे जी। मैंने अभी तक तकरीबन 65 से 70 कार्ड्स बनवा दिए हैं, बहुत सारी यूनिटें जुड़वाई हैं, और मेरी कोशिश होगी जिन लोगों को जरूरत है उन लोगों तक राशन वितरण करवाया जाए और उन लोगों तक राशन पहुंचे जी। सेकेंडली, गांव में पानी की बहुत बड़ी, सर हम थोड़ा राशन पे बात कर लेते हैं। हाँ सर, राशन में बहुत घोटाला होता है। हाँ, हर गांव में होता है, शहर में भी होता है। क्या हम समझे जय कुमार जी के राज में जो ऊपर से आएगा सीधा जनता तक जाएगा? मैं अपने क्षेत्रवासियों से अपील करूंगा कि ये भी जो मेरी सोच है उसके अनुसार चले तो शायद ये जो घोटाले हैं ये बंद हो जाएंगे। और मेरी अपनी बहुत ही दिल से इच्छा है कि मैं अपने गांव में राशन में किसी भी राशन वितरण प्रणाली में किसी भी प्रकार का घोटाला ना होने दूँ। मैंने भी सुना है कि पहले 1 यूनिट काट लिया करते थे, फिर 1-1 केजी काटने लगे, क्योंकि राशन डीलर अपनी मनमर्जी करता था। जी सर। मैं इस मनमर्जी पर अभी तक मुझे उम्मीद है कि मैं, और गाँव वालों को उम्मीद भी दिलाना चाहता हूँ, 90% मैं उस पर कंट्रोल कर चुका हूँ। मैंने अपनी प्रथम मीटिंग में क्लियर कर दिया है कि मैं इस चीज़ को, राशन घोटाले को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। देखिए प्रधान जी का कहना है मतानत नगर के वासियों से कि राशन अगर आपके लिए आया है तो आपको मिलेगा और पूरा मिलेगा, ऐसा प्रधान जी का वादा है। राशन का एक भी दाना अन्यथा नहीं जाएगा, जिसके हिस्से का उसको मिलेगा। ठीक है सर। सेकंड विषय पर आप बात कर रहे थे सर। सेकेंडली, स्वास्थ्य के बारे में, क्योंकि स्वास्थ्य के बारे में अगर हम अपनी साफ सफाई, खुद की साफ सफाई, गलियों की साफ सफाई, पूरे गांव की साफ सफाई, इस पर मैं विशेष तौर पे, मैं एक एक्स सर्विसमैन हूँ और वहाँ भी मेरे डिपार्टमेंट में भी साफ सफाई पर पूरा ध्यान दिया जाता था, और मेरी भी पूरी कोशिश है कि मैं अपने पूरे गाँव में हमेशा साफ सुथरा रखूँ। कोशिश करूँगा कि ये इसमें मैं सफल हो जाऊँ। ये 5 साल चलेगा सर? जी हाँ, ये कंटिन्यूसली बराबर चलता है सर। नालियों की क्या पोजीशन है सर अभी गाँव में? हमारे गाँव में नालियाँ मोस्टली आज 70% नालियाँ टूटी हुई हैं जी। अगर शासन से मुझे मदद मिली तो मैं 1 साल के अंदर पूरी नालियाँ ठीक करवाने की पूरा। जैसे सर हम सिंघावली गए थे सत्यपाल यादव जी के यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले, अभी प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली है। एक आपस की ऐसी बात है सर, न्यूज से हटके जरा आप इसे मान लीजिए, उन्होंने गाँव में सर नालियाँ बनवानी शुरू कर दी है, क्योंकि सबसे पहले अगर निकासी नहीं होगी, गंदगी नहीं होगी तो सर नाम स्वस्थ रह सकते, नाम स्वच्छ रह सकते। यस, मैं आपको आपके संज्ञान में ये बात लाना चाहता हूँ, और मेरा गांव भी जानता है, मेरे गांव में तालाब से पानी की कोई निकासी नहीं जी। मेरे गांव में
छोटे बड़े, फिलहाल वैसे तो 3 तालाब थे लेकिन 2 तालाब हैं। 2 तालाब हैं। दोनों तालाब में कोई पानी की निकासी नहीं है। एक तालाब के ऊपर पिछले 8 साल पहले मैंने अपने स्वयं के खर्चे से एक पंप लगवाया हुआ है जो कि मेरे ही खेत में जाता है, और उस पंप के अलावा कोई गांव में निकासी का साधन नहीं है। तो सर अब कैसे होगा? अब मैंने तो ऑलरेडी पहले से पंप लगाया हुआ है और मेरे अपने खेत में पानी जा ही रहा है। जी जी। तो उसकी निकासी की जिम्मेदारी ताउम्र मैंने गांव वालों से कहा हुआ है और मैंने उनसे प्रोमिस किया हुआ है कि इस पानी को मैं हमेशा से निकलवाता रहूँगा। मेरी कोशिश है वहाँ पर अगर मशीन जाने का रास्ता हो जाए, क्योंकि संकरी गलियाँ हैं जी जी, और छोटी छोटी गलियाँ हैं, मशीन जा नहीं सकती, आदमियों के द्वारा काम नहीं कराया जा सकता। फिर भी मैं कोशिश करूँगा जैसे भी हो उसकी साफ सफाई रखना, और उस पर जो पानी भरता है निकासी असंभव है, हो ही नहीं सकती, इसलिए वो पानी मैं अपने खेत में सर अगर तालाबों की खुदाई की जाए, उसकी गंदगी निकाली जाए तो पानी जमीन में जाता रहता है सर। जी सर, आप भी जानते हैं इस बार प्रधानों को तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए भी पैसा दिया जा रहा है। ये आप बता रहे हैं कि तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए पैसा दिया जा रहा है, लेकिन कई गांवों में सर मिल भी चुका है। मैं समझता हूं कि मेरे गांव में तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए कोई पैसा नहीं आया। अच्छा। मेरे अपने आज तक इस तालाब जमीन के समतल हो चुके हैं, सिल्ट जम चुकी है। सिल्ट जम चुकी तो पानी नहीं जाएगा सर। सिल्ट जमने के कारण जमीन के अंदर पानी नहीं जाता ही नहीं सर वो, इसलिए पानी का जो जमीनी लेवल है वो भी बहुत नीचे चला गया है। कारण है तालाबों की सफाई ना होना, गंदगी जम जाना यानी सिल्ट जम जाना, बिल्कुल सर, और अच्छी तरह से उसका निकासी ना होना। गांव का पूरा पानी जितना जाता है वो वेस्टेज जा रहा है, गंदगी हो जाती है। अगर 30 मिनट गाँव मतानत नगर के अंदर अगर 30 मिनट बारिश हुई तो गांव की गलियों में पानी आ जाता है, जो आज भी अभी भी इस वक्त में तालाब के किनारे के पास ही चौथा मकान है मेरा। मेरे मकान के सामने 30 मिनट में पानी 1 फीट खड़ा हो जाता है गलियों में। सर अब तालाब की सफाई करवाई जाएगी, खुदाई करवाई जाएगी? तालाब की सफाई करवाने से कोई लाभ ही नहीं है, क्योंकि ये तालाब तकरीबन 20 या 21 बीघे का है, यानी 1.25 हेक्टेयर का तालाब है। 1 हेक्टेयर के तालाब तक गवर्नमेंट कहती है, ऐसा मैंने सुना है कि उसकी सफाई करवा देते हैं, खुदाई हो जाती है, लेकिन आज़ादी के बाद आज तक हमारे गांव का तालाब खुदाई हुआ भी नहीं है। मेरा प्रयास है, मैंने सांसद जी से भी इसके बारे में एक बार बात की थी, अभी कुछ दिन पहले PWD गेस्ट हाउस में, उन्होंने खुद भी बोला था, और क्षेत्रीय विधायक श्री योगेश धामा जी को भी मैंने 4 साल पहले इसके बारे में लिख के दिया था। बीच बीच में जब भी मुलाकात होती है तब भी मैंने स्वयं प्रधान ना रहते हुए लिख के दिया था। अब मैं प्रधान हूँ, ब्लॉक के अंदर मैंने खुद जेई साहब और ADO साहब से मीटिंग हुई थी, कुछ चुने हुए प्रधानों के लिए। अटल भूजल योजना के अधिकारी बागपत से आए हुए थे, उसमें मैं भी आमंत्रित था, मैंने उसके ऊपर लेक्चर भी दिया है जी। वो वहाँ पे रिकॉर्ड है। विकास क्षेत्र हमारा जो है वो पिलाना है, पिलाने के अंदर मैंने अपनी रिक्वेस्ट किया था कि मेरा गाँव का तालाब आज़ादी के बाद से आज तक न खुदाई हुई है न सफाई हुई है। अगर हुई है तो मुझे नहीं पता किस बेस पे हुई होगी, लेकिन मेरे किस्सा हो सकता है मैं सर्विस के दौरान हुई हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हुई होगी, क्योंकि 31 साल में सर्विस करने के बाद भी मैंने आज तक ये नहीं सुना इसकी सफाई। इसीलिए सिल्ट जमने का कारण है, गाँव का जितना गंदगी है पूरी इस तालाब के अंदर जाती है। इसके अंदर पानी की कोई निकासी नहीं है। एक बार जो भूतपूर्व प्रधान थे उन्होंने पानी निकलवाया है, और 2 बार स्वयं के खर्चे से 15 दिन लगातार मैंने निकलवाया। तो तालाब की पोजीशन एज इट इज बनी रहेगी ऐसी? जी नहीं, मैंने इससे पहले अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि आप वो उसके द्वारा पानी निकलवा रहे हो। पानी गांव से निकासी हो असंभव है, हो नहीं सकती, लेकिन अगर तालाब की खुदाई करवा दी जाए, इसका सौंदर्यीकरण करा दिया जाए, जब खुदाई हो जाएगी तो जमीन में स्रोत बन जाएंगे, वे स्रोत खुद पानी को सोख लेंगे, पानी नीचे चला जाएगा, जमीन में चला जाएगा। और इतनी जल्दी पानी, बहुत बड़ा तालाब है, 2.25 एकड़ का तालाब है, इतनी जल्दी कोई छोटी मोटी बारिश से या बहुत भारी अगर 2-3 बारिश हो तो भी इतना बड़ा तालाब होने की वजह से पानी बाहर नहीं आ सकता। सबसे बड़ी समस्या है तालाब की खुदाई होना और इसका सौंदर्यीकरण। हम अपील कर लेते हैं, देखिए आज न्यूज के माध्यम से मेरी अपील है प्रशासन से भी
और जितने ग्राम प्रधान देख रहे हैं उनसे भी। सर यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत तालाब की है, खुदाई की दिक्कत है। इस बार सौंदर्य के लिए पैसा दिया जा रहा है, तालाब के सौंदर्यकरण के लिए, जो यहाँ तक नहीं आया, अभी आगे आएगा नहीं आएगा प्रधान जी को नहीं पता है अभी। तो मेरी प्रशासन से अपील है कि यहाँ अभी तक कभी भी ना इसकी खुदाई हुई है और ना इसकी सफाई हुई है। अगर ये करवा दिया जाए तो यहाँ की 50% के 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो प्लीज इस तरफ ध्यान दिया जाए। मैं ग्राम सदर, गांव का नाम क्या है, मतानत नगर से प्रधान जी जय कुमार के साथ हूँ, और प्रधान जी की भी अपील है प्रशासन से कि प्लीज इस तरफ थोड़ा ध्यान दिया जाए। चलिए सर, नेक्स्ट विषय। सेम क्वेश्चन फिर से पूछिए, मैं फिर से बोलूँगा। जी जी। मैं सूबेदार जय कुमार सहरावत ग्राम प्रधान हूँ, और मैं शासन से और क्षेत्र के विधायक और सांसद जी से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा गांव इस तालाब की वजह से संक्रमित बीमारी से परेशान है। बीमारी बहुत ज़्यादा है। कई एक लोग सांप के काटने से भी मर चुके हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी गंदगी और जंगली समुद्री घास इसमें है, बहुत ही ज़्यादा है, जिसको निकालना असंभव सा प्रतीत हो रहा है जब तक इसकी खुदाई नहीं होगी। और मेरे गांव में और बहुत कई लोग पैरालाइसिस से भी परेशान हो चुके हैं। सिर्फ कारण है तालाब। हमेशा लोग कुछ ना कुछ बीमारी से ग्रसित रहते हैं। मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा, क्षेत्रीय विधायक जी से और सांसद जी से मेरी प्रार्थना है कि मेरे गांव पे विशेष ध्यान दिया जाए। आज़ादी के बाद से आज तक इस तालाब की, मैं अगेन कह रहा हूँ, आज़ादी के बाद से आज तक इस तालाब की ना खुदाई हुई है, ना इसका कोई सौंदर्यकरण हुआ है, और बहुत बड़ा तालाब है ये, छोटा मोटा नहीं। जब तक प्रशासन हमारी और विधायक और सांसद जी हमारी मदद नहीं करेंगे और हमारे तालाब को नहीं खुदवाएंगे, हम इससे निजात नहीं पा सकेंगे। अतः एक बार मैं फिर इनसे अपील करना चाहता हूँ कि हमारे गांव के तालाब की तरफ ध्यान दिया जाए। वैसे भूजल योजना, अटल भूजल योजना वाले भी आए हुए हैं, मैंने उनके सामने भी ये समस्या रखी है। दूसरे लोगों के सामने भी मैं लगातार रखा हूँ। और पिछले 4 साल पहले मैं एक डीएम साहब से मिला था, उन्होंने सिंचाई विभाग के लिए लिखा था, मैंने ये एप्लीकेशन वहाँ भी लगाई हुई थी, लेकिन आज तक इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे गांव के तालाब के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि मेरा गांव इस बीमारी से निजात। जी बिल्कुल सर, हम इसे प्रमुखता से सबसे ऊपर रखेंगे, हेडलाइन में रखेंगे आपके इस काम को सर। थैंक यू सर। सर सेकेंडली अब आता है सर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, क्या कोई गांव में है डिस्पेंसरी वगैरह? हाँ, मैं आपसे ओपनली बात करूंगा इसके बारे में। जी। मेरे गांव में कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है जी। कोई ग्राउंड में एलएमसी की जमीन नहीं दिखाई दे रही है। मैंने पटवारी जो हमारे लेखपाल होते हैं उनसे इस बारे में बात किया, उन्होंने कहा कि मैं नक्शा 23 बनवा लो, और सॉरी 23 नंबर का रजिस्टर करके कुछ ऐसा बोल रहा है, वो बनवा लो। मैंने कहा जमीन तो दिखाई नहीं दे रही, आप मुझे ग्राउंड में दिखाइए। तो वे टाल मटोल करते रहे, और उसके बाद में वो उनसे मेरा फिर दोबारा से संपर्क नहीं हो पाया है, क्योंकि वो भी बीमारी की वजह से चपेट में आए थे। इलेक्शन के दौरान वो बीमार भी हुए हैं और वो वहाँ से चले भी गए हैं। चले गए थे, उसके बाद में फिर उनसे मेरा संपर्क भी नहीं हो पाया है जी। और वैसे भी मैं यह बताना चाहता हूँ, इसमें मुझे कोई झिझक नहीं कि मेरे गांव के अंदर आज ग्राउंड पर धरातल पर कोई भी जमीन अगर है तो उसमें किसी की खेती है या लोगों के मकान बने हुए हैं। सेकेंडली मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आज के इस दौर में, इस आधुनिक युग में, और आज की जो सरकार और जनता चाहती है, उस टाइम पे भी अगर हम खेल का मैदान तक नहीं छोड़ सकते तो फिर हम क्या बख्शेंगे। हमारा छोटा सा खेल का मैदान है, तकरीबन 5-6 बीघे का है, उसके अंदर भी अवैध कब्जा है, और 2 बीघे का मुश्किल से बचा हुआ है, जबकि वो 6 बीघे के करीब होना चाहिए, और वो मुश्किल से 2 बीघे। चलिए हम सर अभी खेल के मैदान पे भी बात करेंगे। हाँ, तो मेरे गांव में कोई ऐसी जमीन नहीं है, सिर्फ खेल के मैदान की 2 बीघे जमीन बची हुई है। उसमें भी जो आसपास के घर वाले हैं उन्होंने पानी खोल दिया। मैंने अपने स्वयं के खर्चे से उसमें 20 ट्रॉली मिट्टी डलवाई, अब वो मिट्टी भी लेवल हो चुकी है। गवर्नमेंट ने कुछ पहले, इससे मेरी योजना से पहले कुछ काम कराया था, कुछ बीम्स वगैरह लगवाई हैं, कुछ लोहे के पोल्स वगैरह लगवाए थे, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल के लिए पोल लगवाए थे नेट बांधने के लिए, लेकिन वहाँ भी ग्राउंड में पानी भरने जा रहा है।
मैं आज भी वहाँ पौधे लगा गया हूँ साइड में, क्योंकि जमीन की कमी है। लोगों ने ऑक्यूपाई अनऑथराइज ऑक्यूपाई की हुई है और उसके ऊपर ऐसा कुछ हो नहीं रहा कि वो निकलवा दे। मैं भी जब तक गांव मुझे सहयोग नहीं करेगा तो मैं कैसे निकलवा, नहीं बन पाएगा। मेरी यह भी सरकार से प्रार्थना है, प्रायोरिटी पे काम दिया जाए। साथ में जहाँ जितनी भी जमीन है उसको बुलडोजर मशीन चाहे कुछ भी लगानी है उसको बिल्कुल लगा के बच्चों के लिए खेल का मैदान, जिससे मेरा दिल व्यवस्थित है। मैं बहुत दुखी हूँ अंदर से, ये कहना मुझे ये रेडियो के ऊपर टेलीविजन के ऊपर न्यूज पे बोलना पड़ रहा है कि मेरे गांव के बच्चे खेलने के लिए भी मजबूर हैं, दुखी हैं। देखिए, मुझे प्रधान जी की बातों से लग रहा है कि प्रधान जी काफी कुछ करना चाह रहे हैं। प्रशासन की प्रॉब्लम है, सहयोग ना देने की प्रॉब्लम है, गांव में जमीन की प्रॉब्लम है। जमीन होते हुए भी अनऑथराइज ऑक्यूपाई, हाँ, वो ऑक्यूपाई की जा चुकी है। अब इसमें क्या कदम आगे प्रशासन उठाएगा, अब हमें ये देखना होगा। तो दोस्तों, हम स्वास्थ्य को लेकर ही आगे कुछ बात करते हैं सर से। सर, जैसे अभी स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र पर बात हो रही थी कि उसकी प्रॉब्लम पड़ रही है, तो सर इसका सोल्यूशन क्या होगा? प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? जैसे मैं एक्स सर्विसमैन हूँ, मैं सेना में नौकरी करता था, तो वहाँ पे बहुत सारे MI रूम, छोटे हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल, ऐसे ही मैं चाहता हूँ मेरे गांव में भी कोई जो स्वास्थ्य की से संबंधित कोई केंद्र हो, यहाँ पे डॉक्टर हों, नर्सेस हों, और मेरे गांव को भी अच्छी स्वास्थ्य जो सरकार अभी कोई नहीं है मेरे गांव में। जब मैं इससे पहले बता चुका हूँ कि मेरे गांव में कहीं कोई खाली जमीन दिखाई नहीं दे रही है। तो ये मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि मैं इसके लिए भी बहुत दिल से परेशान हूँ कि अगर जमीन मेरे पास हो तो मैं गवर्नमेंट को प्रस्ताव बनाकर स्वास्थ्य केंद्र बनवा दूँ। मुझे लग रहा है कि मैं शायद इसमें सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा। अगर फिर भी मेरी कोशिश होगी कि कहीं अगर मुझे कीमत देकर चुकानी भी पड़े मुझे तो भी आप करेंगे। लेकिन प्रधान जी का कहना है अगर अपनी जेब से भी कीमत देकर ये कुछ कर सके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए तो करेंगे। प्रशासन सहयोग करता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करता है तो इनकी अपनी भी कोशिश होगी। लेकिन प्रॉब्लम जमीन की आ रही है दोस्तों, कि जमीन अवेलेबल नहीं हो रही है। उसके लिए प्रधान जी प्रयासरत है और हमेशा रहेंगे। सर, अभी खेल के मैदान की बात थी, थोड़ा सा उस पर आप प्रकाश डालिए। देखिए, आज अगर बच्चे खेलेंगे, पहले कहते थे कि खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे, खराब है, खराब है, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब। लेकिन अब उल्टा ये जो विचार हैं ये उल्टे हो रखे हैं, उल्टे चरितार्थ हो रहे हैं। आज खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे नवाब, पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे खराब, ऐसा नहीं है। आज पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद भी जरूरी है। अगर बराबर नहीं है तो हम बीमारी के शिकार हो जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आज जो भी बच्चा आगे बढ़ता है वहाँ फिजिकल की, अगर हमारी सेहत ठीक नहीं है तो कुछ नहीं है। अगर हमारी सेहत चली गई तो हमारा सब धन चला गया। तो सर, जमीन की जब इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं बन पा रहे, तो खेल का मैदान ही कैसे बन जाएगा? नहीं, खेल का मैदान जो नक्शा है गांव का, उसके अंदर तकरीबन 5.5-6 बीघे का है। लेकिन आज ग्राउंड के अंदर वो सिर्फ मात्र 2 बीघे का है, क्योंकि उस पर लोगों ने अनऑथराइज कब्जा किया हुआ है। पहले प्रधान, इससे पहले योजना का जो प्रधान था उसने कोई प्रयास नहीं किया। उससे पहले वाला जो आज से 10 साल पहले था उसने प्रयास किया था, लेकिन वो ज्यों का त्यों, क्योंकि हर आदमी इस चीज से ये डर रहा है कहीं मेरे ऊपर ये बात ना जाए, मेरे ऊपर ये बात ना जाए, कहीं गांव वाले मुझे ना ब्लेम करने लगे। वे कोई 50 साल का नक्शा निकाल के लेता है, कोई 60 साल का निकलवा लेता है। तो ये हमारी कमियां हैं कि 50 साल का और 60 साल का, 50 साल और 60 साल का नक्शा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट ने 1991 में चकबंदी है, 1993 का जो मैप बना हुआ है नक्शा, उसके अंदर अनुसार नपाई वपाई होनी चाहिए। और जो रास्ते पे मिला हुआ है ग्राउंड में तो खेल का मैदान है ही नहीं, जबकि नक्शे के अंदर मानचित्र में 1993 में 5.5-6 बीघे का है। वहाँ तो ग्राउंड में तो 2 बीघे का, उसमें भी लोग अपने घरों का पानी उसकी तरफ मोड़ तो सर, इस विषय को लेकर आप आगे जाएंगे? बिल्कुल जाऊंगा और मैं नहीं छोड़ूंगा। इसके लिए अगर मुझे अपना बलिदान भी देना पड़ेगा तो मैं जरूर दूंगा। बहुत अच्छी बात है। देखिए, प्रधान जी कहना है कि मैं नहीं छोड़ूंगा। खेल का मैदान 5.5 बीघे में था 1993 में, अब वो 2 बीघे में रह गया है। इसके पीछे वजह क्या है, वो जमीन कहाँ पर चली गई? मैं पूरी तहकीकात करूंगा, मुझे चाहे कुछ भी करना हो, मैं यहाँ के बच्चों को खेल का मैदान जरूर दूंगा। चलिए सर, अब बात कर लेते हैं शिक्षा को लेकर। हाँ, गांव में शिक्षा का क्या स्तर है? मैं शिक्षा के लिए लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। जो लोग अपने बच्चों को
शिक्षा के लिए स्कूल में नहीं भेजना चाहते, उन्हें पढ़ाना नहीं चाहते, मैं उनसे भी प्रार्थना कर रहा हूँ। मेरी ड्यूटी रोजाना 2 घंटे ये होती है कि मैं सुबह या शाम को जब भी मुझे मौका मिलता है मैं गांव में घर घर जाता हूँ, शिक्षा के लिए अलग जगह आता हूँ कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, फ्री में शिक्षा मिल रही है, आप वहाँ उनको साफ सुथरे करके स्कूल में भेजिए। 4-5 मास्टर जी लोग हैं, वे आपके बच्चों की देखभाल करते हैं। आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बताइए। आप किताब नहीं ले सकते, मैं खुद आपका कोशिश करूँगा। बहुत अच्छी बात है। वैसे भी मैं अपने एक हिस्सा सर्विस अपनी सैलरी का 10वां हिस्सा गरीब बच्चों के लिए खर्च करता हूँ। बहुत अच्छी बात है। और मेरी पूरी कोशिश होगी गांव का कोई भी नौनिहाल यानी बच्चा पढ़ाई के बगैर। सर स्कूल की क्या क्वेश्चन है अभी सर? हाँ अभी स्कूल अच्छा है, वहाँ पर जो क्लासेस वगैरह है, वहाँ पर पेड़ पौधे वगैरह है, नल वगैरह है, जी हाँ, वहाँ पर इंटरलॉकिंग वगैरह है, वो कैसा है सर क्वेश्चन? स्कूल में मुझे अगर गांव में कोई अच्छी चीज़ मिली है तो वो स्कूल ही मिला है। स्कूल अच्छा है। जो छोटी मोटी कमियां हैं उन्हें मैं खुद या तो हेडमास्टर दुरुस्त कराएंगे, नहीं कराएंगे तो मैं खुद करूँगा। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। सर गांव में पेंशन को लेकर क्या क्वेश्चन सबकी बन चुकी है? गांव में तकरीबन 300 लोगों की पेंशन हो जानी चाहिए थी, लेकिन गांव में आज 94 पेंशन है। जी हाँ, मात्र 94 पेंशन है जो मैंने वेरीफाई की हैं। उनमें 7 या 8 पेंशन जो मृतक हो चुके मर चुके हैं बीमारी के दौरान, वे अज्ञात बीमारी से मरे हैं, इस बीमारी से कोविड से नहीं मरे, बुजुर्ग थे, उनकी पेंशन कटी है। और बाकी अभी 87 पेंशन गांव में हैं। जी, नई पेंशन बनेगी सर? 25 विधवा पेंशन है जी। अभी मैं लोगों को बता रहा हूँ, जाकर लोग मेरे पास आ भी रहे हैं कि आप अपने, क्योंकि आप भी पहले आय प्रमाण पत्र लगाना जरूरी होगा, इसलिए मैं लोगों को कह रहा हूँ। कुछ तो लोगों की जागरूकता की कमी है, कुछ कोई और पीछे जो हमारी योजना है जो सरकार थी यानी गांव का ग्राम पंचायत थी, उनकी उदासीनता की वजह से गांव की पेंशन नहीं बनी। अब मैं लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। मेरे पास रोज 2-4 फार्म आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ तकरीबन 300 लोग हमारे गांव के पेंशनर हूँ। यानी जो नीडी है, पात्र है, उसकी पेंशन बननी चाहिए, आप बनवाएंगे? मैं बनवा रहा हूँ। मैं खुद जाकर मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा के ला रहा हूँ, या दूसरी जो उन्हें जरूरत है वो उनकी पूरी कर रहा हूँ। मोस्टली फार्म में अपने पास ही रखता हूँ, जन्म के, मृत्यु के। मैं खुद ब्लॉक में रखता हूँ, जाके उनके कार्य करवा के खुद लेकर। जी देखिए, इस वीडियो को जो भी ग्रामवासी देख रहा है, मतानत नगर वासी, वो अपने प्रधान जी की बातें सुन रहे हैं। वो प्रयासरत है हर चीज के लिए, जिसमें मजबूर है उसकी भी कोशिश कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं पेंशन की। पेंशन के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। आप इनके पास आइए, वैसे ऑनलाइन भी हो रहा है, ऑनलाइन नहीं कर सकते तो आप इनके पास आइए, ये वो भी कराएंगे। इनका मकसद है कि सबको सबका हक मिलना चाहिए। सर कुछ गांव में जो गरीब तबका होता है, जिनके मकान नहीं होते तो टूटे फूटे होते हैं, इस तरफ क्या कदम होगा सर आपका? जो मैं अभी जो सचिव हैं और जो लेखपाल हैं, मैं उनसे इस बारे में बार बार बात करता हूं, लेकिन मेरे सुनने में ये आया कि आपके गांव में सरकारी आंकड़ों के अनुसार सब मकान पक्के हैं, लेकिन कुछ घर पक्के होने के बाद भी ना होने के बराबर हैं। बहुत सारे गरीबी गाँव में, गरीब लोगों में बहुत सारी है और बहुत सारे घरों की आवश्यकता है। अगर सर्वे किए जाए मेरे गाँव के तो साथ एक बार कम से कम 40 से 50 मकान बनाने योग्य निकल आएंगे। किसी की छोटी सी दीवार लग रही, 4 ईंट लगी तो ये मकान नहीं बनेगा, 5 लगी तो ये नहीं बनेगा। लेकिन अब सर ये तमाम प्रधानों की परेशानियां है सर, बहुत बड़ी सी, क्योंकि ऊपर से गवर्नमेंट कहती है कि मकान कच्चा होना चाहिए। कच्चे मकान होते कहाँ हैं? लेकिन देखिए सर, ये तो एक ना होने वाली बात है कि कच्चे मकान आज कहाँ से होते ही नहीं। मैं आपको दीवारों में लाल मिट्टी निकलता हुआ दिखाऊंगा, क्या वो मकान रहने लायक है? नहीं, वो तो उसमें तो पशु भी नहीं रख सकते। सर क्या मैं तो बहुत छोटा सा पत्रकार हूँ, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सब प्रधान अपना एक संगठन बनाकर इसके बारे में कुछ सोचे? हाँ जी, प्रधान का तो संगठन होता है जी, और है हमारे जिले के। ये विषय वहाँ पर जाना चाहिए ना। जब ये मीटिंग होगी सभी प्रधानों की जिला स्तर पर, तो उसमें मैं ये सवाल जरूर रखूंगा। और ये जब तक सरकार ही इस बारे में ना सोचे, सभी को पता है, कुछ नए नियम लाने, सभी को पता है, जब तक इसके बारे में ऐसा कोई नियम ना लाया जाए कि भाई जो जरूरतमंद है उसको मकान दिया जाए, सर्वे किया जाए, देखा जाए क्या ये रहने लायक है या नहीं है।
हम इंसान हैं जी, जानवर तो है नहीं। बिल्कुल सर, कि जहाँ मर्जी वहीं पेड़ के नीचे बैठ गए, सही बात, कुत्ता भी पूंछ घुमा कर बैठता है। ये हालत है गांव में। अब मैं समझता हूँ कि मेरे गांव में तो ये है कि साल और दूसरे गांव में भी ऐसा होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और गांव और मकानों की तरफ से बहुत बड़ी समस्या। बिल्कुल सर, ये सभी गांव में समस्या है। सर एक लास्ट सवाल बचता है, क्या गांव में कोई लाइब्रेरी है? नहीं है तो क्या बन सकती है? मेरे गांव में कोई लाइब्रेरी नहीं है और मेरी कोशिश होगी कि स्कूल में लाइब्रेरी बनवाऊँ। और मैंने अपने जो मेरा एजेंडा है मैंने उसमें डाला हुआ है। चाहिए तो मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ। मेरे गांव में तकरीबन अगर 10 करोड़ रुपए दिए जाएं तो भी कम पड़ जाएंगे। गांव की इतनी बड़ी जरूरतें हैं जो मैंने अपने एजेंडे में, और मैंने अभी जो मेरा एजेंडा था जो वो इंटरनेट पर मैंने सचिव के द्वारा अपलोड करा दिया है। और मेरी कोशिश होगी कि मैं वादा तो नहीं करूँगा लेकिन मेरी कोशिश होगी कि लाइब्रेरी बनाई जाए, चाहे वो मेरे घर पे ही क्यों ना बने। सर हमारे तकरीबन सभी सवाल हमने आपसे पूछ लिए हैं। और आपको क्या लगता है कि सर गांव में, और चलिए आंगनबाड़ी के बारे में बात कर लेते हैं। और सर एक सवाल और आता है, पंचायत घर क्या है? पंचायत घर गांव के बाहर बरसिया वाले रास्ते पे 950 गज जगह थी जी। लेकिन मैं जब प्रधान चुना हूँ गांव ने, तो मैं उसे देखने गया, उसके सर्वे किया, वहाँ पे पंचायत घर का निर्माण शुरू हो रखा है जी। उसमें जमीन के लेवल तक आ चुका है, भराव नहीं हुआ, अभी नींव भरी गई है। मैंने उसको देखा कि मुझे बताया गया ये 950 गज जगह है, लेकिन वो 950 नहीं, वो 800 पौने 800 गज जगह है। कागजों में 950 950, लेकिन वो LMC की जमीन थी, वही उसी में ही उसमें आनंद फानंद में उसका निर्माण कर दिया गया। अब मुझे बताया गया कि इसका 16.5 लाख का टेंडर है, लेकिन वो टेंडर गांव की धनराशि से दिया जाएगा जो सरकार बनाती है। जब सब गांवों में सरकार के द्वारा बनाया गया है तो मेरे गांव की जो मुझे पंचायत की धनराशि आएगी उससे क्यों बनाया जाएगा? इससे तो मेरा गांव 1 साल 2 साल और पीछे चला गया। 40% जो धनराशि आएगी उसमें लगाए, इसका मतलब 5 साल तक वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। मेरी सरकार से ये भी प्रार्थना है, क्षेत्रीय विधायक और श्री योगेश धामा जी और डॉक्टर सतपाल सिंह जैसी भी मैं कहना चाहूँगा, और DM बागपत साहब से भी मैं प्रार्थना करना चाहूँगा, अगर वो कभी उन्हें फुर्सत मिले और मेरा ये वीडियो देख लें और आपके न्यूज़ पे आ जाएं तो मेरी समस्या से मुझे निजात दिलाए। अन्यथा मेरी 10-20 लाख जो गाँव की धनराशि मिलेगी मेरी तो वो सब उसमें चली जाएगी। मैं गांव का विकास कैसे कर पाऊंगा? और मैं इतना बड़ा आदमी तो हूँ नहीं कि मैं अपनी सब धनराशि जो मेरी पेंशन आती है मैं उसमें लगा दूँ। मेरी कोशिश है अगर सरकार उसे अपनी तरीके से, हम प्रशासन से ऐसी अपील करेंगे तो वैसे थोड़ा ध्यान दे सर। ठीक है सर, आंगनबाड़ी के बारे में और मेरे गांव में, जब मैं पहले ही कई बार इस पर बता चुका हूँ, मैंने कई बार ये बताया कि मेरे गांव में LMC की जमीन कहीं दिखाई नहीं देती ग्राउंड में। इसलिए एक बार यहाँ पे जो भूतपूर्व प्रधान थे वो आंगनबाड़ी को लेकर आए थे, उन्होंने धार्मिक स्थान में आंगनबाड़ी के लिए जगह खुदवा दी। मैं स्पष्ट बताना चाहता हूँ, उनकी नींव खुदवानी शुरू कर दी, जिसको जो धार्मिक लोग थे, गांव के लोग थे, उन्होंने उसको रुकवा दिया कि भाई आप धार्मिक स्थान में मंदिर के अंदर आंगनबाड़ी नहीं बना सकते, आप अपना दूसरा इंतजाम कीजिए या दूसरी जगह बनवाइए। जब वो लोगों ने रोक दी तो उसका पैसा वापस चला गया था। अब मेरी योजना आई है और मैं जिम्मेदार गांव का सरपंच, मुखिया, प्रधान होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि जितनी भी गवर्नमेंट की योजना आएंगी मैं एक भी योजना वापस ना। मैंने आंगनबाड़ी के लिए जमीन का बंदोबस्त अपने स्वयं के पैसे से कर लिया है। और आने वाले टाइम पे जब सरकार सही गति पकड़ लेगी, बीमारी से निजात मिल जाएगी, क्योंकि जो धनराशि आएगी वो फिर मुझे आंगनबाड़ी में लगानी पड़ेगी। अभी पंचायत में लगा रहा हूँ, लेकिन मैं वादा करना चाहता हूँ ग्रामवासियों से कि इस चीज़ का जरूर वादा करूंगा कि मैं आंगनबाड़ी केंद्र स्कूल के आसपास कहीं ना कहीं जरूर बनाऊंगा। बहुत अच्छी बात है। देखिए अभी हमारे प्रधान जी से, जय कुमार जी से बातें हो रही थी। मैं हर बार कुछ न कुछ एनालिसिस जरूर करता हूं हर प्रधान के बारे में। कुछ प्रधान बहुत अच्छे हैं, बातें बहुत अच्छी होती है, वादे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि सबसे अच्छे प्रधान नहीं है। और भी प्रधान बहुत अच्छे हैं, मैं हर न्यूज में बता चुका हूँ, मेरी न्यूज देखना, मैं बोल देता हूं जो अच्छा प्रधान होता है उसके बारे में। लेकिन इनका जो कमिटमेंट है, जो प्रयास है, मुझे वो कुछ ज्यादा लग रहा है। यहाँ शायद प्रशासन की कुछ कमी है या LMC नहीं है या कुछ भी दिक्कत है वो इनके सामने आ रही है, लेकिन मुझे इनके दिल की भावना ऐसी लग रही है कि ये पूरा काम करना चाहते हैं और भी प्रदान करना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहता वो नहीं करना चाहते,
मुझे कुछ ज्यादा लगा है, ये कहो कि ये विवश है इसलिए मुझे ज्यादा लग रहा है, यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, या वो जो प्रधान और करना चाहते हैं वो कर सकते हैं शायद, इसलिए मुझे नहीं लगा होगा उनका। तो यहाँ जो प्रॉब्लम है वो प्रशासन से अपील है, प्लीज उस तरफ ध्यान दिया जाए। और मैं मुख्य जो मेरा बिंदु होगा इन दो चीजों पर मैं अपनी न्यूज कवर पे भी दूंगा इसको। और तब तक के लिए हमें इंतजार करना होगा। विकास के कार्यों के बारे में हम एक बार 6 महीने साल भर बाद फिर बात करेंगे, देखेंगे प्रशासन ने कितना साथ दिया है और हमारे प्रधान जय कुमार जी अपने मकसद में कितने सफल हुए हैं। और तब तक के लिए मैं आपसे लूंगा इजाजत। आज से न्यूज से मैं राज और कैमरे पर हमारे साथ गौरव कुमार। सर धन्यवाद, इतना वक्त आपने हमें दिया और एक बार फिर से आपको सर बधाई हो। और मेरी दिल तमन्ना है कि आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जो आप विकास के कार्यों के लिए गाँव के लिए करना चाहते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।